लगे रहो, ये राहें तुम्हें मंजिल तक तो ले ही जाएंगी। लगे रहो, ये राहें तुम्हें मंजिल तक तो ले ही जाएंगी, क्योंकि कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत गुप्ता, आपका भाई, आपका एजुकेटर, आप सभी को फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल, आप सबके YouTube चैनल एग्जाम श्री द वे ऑफ लर्निंग पर। तो देखिए, सफलता असफलता ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप असफल होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे। आप एक बार प्रयास करेंगे, फिर असफल होंगे, फिर उठ खड़े होंगे, फिर प्रयास करेंगे, फिर असफल होंगे, फिर प्रयास करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप सफल होके ही दिखाएंगे। तो वही है, कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया। अंधेरा होता रहे, सवेरा अपने टाइम पे तो हो ही जाएगा। असफलता मिलती रहे, सफल तो हम हो ही जाएंगे। और आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैथ सिखाना मेरी गारंटी है। बाकी के क्लास में लेके आया हूँ, उसको भी आप डेली देखिए। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको और कोई क्लास चाहिए तो उसका भी मैं प्रबंध कर दूंगा, जुगाड़ कर दूंगा, पढ़ा दूंगा या कहीं से और व्यवस्था करवा दूंगा। बट आपको सारी क्लासेस मिलेंगी ही मिलेंगी। तो चलिए देखिए, हमने अभी तक औसत किया और औसत में पूरी तरह से कंप्लीट किया। औसत एक चैप्टर कंप्लीट किया, सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर कंप्लीट किया। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। और अभी पिछली क्लास आपको मिली थी एलसीएम एचसीएफ की, तो लगातार दो क्लासेस में ख़त्म कर रहा हूँ, एक एलसीएम एचसीएफ और एक नंबर सिस्टम चलाने जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम में आज हम बेसिकली पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, नंबर्स का क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है उसको भी समझाते हैं। देखिए, ये नंबर सिस्टम आया कहाँ से। एक्चुअली नंबर कई तरीके के मिले, कभी बटे में नंबर मिल जा रहे थे, कभी दशमलव में नंबर मिल जा रहे थे, कभी काल्पनिक नंबर मिल गए, कभी जीरो अलग मिल गया, सम संख्या हुई, विषम संख्या हुई। मतलब इतने सारे नंबर थे कि एक साथ पढ़ना उनको संभव ही नहीं था। फिर मैथमेटिशियनों ने क्या सोचा, क्यों ना इनको एक सिस्टम में पिरो दिया जाए, क्यों ना इनको एक सिस्टम में बांध दिया जाए, इनको अरेंज कर दिया जाए, जिनकी क्वालिटी जिनसे मिलती होगी उनको साथ में रख दिया जाएगा। ऐसा जब किया गया तो वो एक सिस्टम बन के निकल के आया। और चूंकि ये नंबर का सिस्टम था इसीलिए इसको बोला गया नंबर सिस्टम। इससे आपके पेपर में एलसीएम एचसीएम भी नंबर ही सिस्टम का ही एक पार्ट है, लेकिन मैं उसको अलग करा रहा हूँ। बाकी अगर एलसीएम एचसीएफ को भी निकाल दिया जाए तो नंबर सिस्टम से आपके पेपर में कम से कम 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बनते हैं। हर पेपर में बनता है, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का, स्टेट एग्जाम हो, टेट हो, सेट सीटेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी दुनिया का परीक्षा हो जो भारत में होता होगा, अगर भारत में होता है और उसमें मैथ पूछी जाती है तो नंबर सिस्टम के 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो शुरू से लेके अंत तक पूरी तरह से उधेड़ के रख देना है। आप जुड़े रहिए और पेन पेपर उठा लीजिए, और आपको सेशन पसंद आने वाला भी है। तो चलिए आज देखते हैं कि संख्या कैसे, किसमें क्या क्या आती हैं। ट्री मेथड से समझेंगे, एक वृक्ष बना के समझ लेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो संख्याओं का ग्रुप होता है वो होता है सम्मिश्र संख्या। क्या होती है? सम्मिश्र संख्या, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको लिखा कैसे जाता है? इसको लिखा जाता है a प्लस आई बी के रूप में। कैसे लिखा जाता है? a प्लस आई बी के रूप में। अब ये जो i के साथ लिखा हुआ है, ये i के साथ, इसको बोलते हैं काल्पनिक नंबर। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। इसको बोल गए काल्पनिक नंबर। i को हम पढ़ते हैं आयोटा। आयोटा आई स्क्वायर का मान होता है -1। आई स्क्वायर का मान होता है -1। इसका मतलब अगर कहीं अंडर रूट में -1 आपको मिल जाए तो वही है आई। ये बात समझ रहे हैं? अगर अंडर रूट में -1 मिल जाए तो वही है आई। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये रही काल्पनिक नंबर की बात, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरा पार्ट क्या होता है? दूसरा पार्ट होता है वास्तविक संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। दूसरी क्या होती है? रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या होती है। अब इन वास्तविक संख्या में क्या क्या आ सकता है? वास्तविक संख्या में आ सकता है
दशमलव आ सकता है, दशमलव आ सकता है, और पूर्णांक आ सकता है। क्या आ सकता है? पूर्णांक आ सकता है। दशमलव आए या फिर कोई पूर्ण अंक आ जाए। दशमलव बोले तो, पूर्णांक बोले तो 1, 2, 3, 4, 0। इधर अगर और बढ़ा दें तो -1, -2, -3, ऐसे संख्याएं पूर्णांक में आपकी आ जाएंगी। दशमलव में किस तरीके का आएगा? दशमलव में आपका आ जाएगा 0.1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसा ही खत्म ही नहीं हो रहा है। एक आ जाएगा 0.5 जो कि खत्म हो गया। एक आ सकता है कि ऐसे रिपीट कर जाए 3, 4, 5, फिर 3, 4, 5, फिर 3, 4, 5, ऐसे आपका आ सकता है। इतने तरह के आपके दशमलव आ सकते हैं। अब देखिए पूर्णांक को यहीं पे हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं। पहले दशमलव के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ा सा किस लिए समझना है? ये जो आपका दशमलव है इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति दशमलव, नॉन पुनरावृत्ति, मतलब इसको बोलते हैं रिकरिंग, रिकर कर रहा है। क्या बोलते हैं? रिकर कर रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए 1 मिनट देखिएगा, ये मैं देख रहा हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये चलते चलते चला जा रहा है। ना तो इसमें दोहराव हो रहा है और ना ही ये खत्म हो रहा है। तो सीधे सीधे कहें ये क्या है? एक अशांत दशमलव है। क्या है? अशांत दशमलव, शांत नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है? एक शांत हो गया है, 0.5 पे आके रुक गया। तीसरा किस तरीके का है? तीसरा है रुक तो नहीं रहा है, मतलब खत्म तो नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, बट शांत नहीं है, अशांत है। तो 3 तरीके का दशमलव हुआ, एक अशांत दशमलव, एक शांत दशमलव, एक है अशांत परंतु पुनरावृत्ति वाला, पुनरावृत्ति। 3 तरीके का दशमलव हुआ। अब देखिए जो अशांत दशमलव है, जो अशांत दशमलव है, इसको हम कभी भी बटे में नहीं बदल सकते, भिन्न में नहीं बदल सकते, भिन्न में नहीं बदल सकते। जो शांत है उसको हम भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे 0.5 लिखा था, इसको हम लिख देते हैं दशमलव के नीचे 1 और एक 0, एक अंक है तो 0, तो हो गया 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अशांत परंतु पुनरावृत्ति वाले को भी हम लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे लिखते हैं 0.345, यही रिपीट करा है तो हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। और जब इसको हम दशमलव से भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 3, 4, 5 लिख लेते हैं, जितने अंक पे बार है उतना 9 बटा में कर देते हैं। तो देखा ये भी हमारा बटा में लिख गया। अब यहाँ से आपको एक चीज समझ में आई होगी, ये भी बटा में लिखा गया मतलब P/Q में लिख दिए, ये भी भिन्न में लिखा गया मतलब कि इसको भी P/Q में लिख दिए। मगर मैंने देखा अशांत दशमलव को मैं P/Q में नहीं लिख पा रहा हूँ। और आप एक चीज जानते हैं कि जो भी संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है वो होती है परिमेय संख्या। वो क्या होती है? परिमेय संख्या। और जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती है वही होती है अपरिमेय संख्या। क्या होती है वो? अपरिमेय संख्या। तो अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इस रूप में कहूँ तो एक दशमलव संख्या जो कि अशांत होगी वही होगी केवल अपरिमेय, बाकी सभी दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, पूर्णांक संख्या, सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं, सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं, क्योंकि मैं सबके बटा में 1 मान सकता हूं। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बोलिए हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय होती हैं। दशमलव में हमने देखा अशांत दशमलव जो था उसको हम नहीं लिख पा रहे थे। जैसे आप एक नंबर देखे होंगे पाई, क्या? पाई देखे होंगे। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। आप तो कहेंगे सर पाई को ही तो 22/7 बोलते हैं। नहीं भाई, आज आप एक चीज नोट कर लीजिएगा
कि पाई को 22/7 नहीं बोलते हैं, उसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 22/7। 22/7 उसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई का अभी कोई मान ही नहीं निकल पाया, डिवाइड होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है, पाई अभी शांत नहीं हुआ है। तो पाई है अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे एज सच आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको अभी तक जो बातें बताया हूँ नोट में लिख के बताता हूँ। देखिए इस स्लाइड पे आपके सामने वही बातें जो अभी हमने आपको बताया वो नोट्स के रूप में लिखी हुई हैं कि पूर्णांक संख्याएं और शांत तथा अशांत परंतु पुनरावृत्ति वाले दशमलव, शांत दशमलव तथा अशांत हो परंतु पुनरावृत्ति वाले हों, ऐसी दशमलव संख्या ही परिमेय संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल में लिख दिया कुछ। दूसरा है अगर अशांत दशमलव है जिनमें पुनरावृत्ति ना हो वो अपरिमेय संख्याएं हैं, या जिसका वर्गमूल ना निकले वो भी अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे 0.12345 चलता जा रहा है, अशांत है। पाई, √5, √2 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए हमने क्या किया, दशमलव का क्लासिफिकेशन कर लिया, बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे दशमलव और भिन्न वाले चैप्टर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पूर्णांक का पढ़ते हैं। देखिए इस स्लाइड में आपके सामने दो दो पूर्णांक लिखे गए होंगे। आप सोच रहे होंगे सर दो दो पूर्णांक कैसे? दो दो पूर्णांक इसलिए क्योंकि जो भी इंटीजर होंगे उनको हम दो तरीके से क्लासीफाई करेंगे। इंटीजर को दो तरीके से क्लासीफाई करेंगे। कौन कौन से तरीके से वो देखिए। पहले तो इंटीजर जो होते हैं वो तीन तरीके में क्लासिफिकेशन इनका किया जाता है। एक तो होता है निगेटिव इंटीजर, एक होता है जीरो, और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। इसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक थी उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं। तो निगेटिव में आप जानते हैं -1, -2, -3 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक चला जाता है, कोई अंत नहीं है। जीरो एक अलग ही क्लासिफिकेशन है, जीरो पूर्णांक, इसको जीरो पूर्णांक बोलते हैं। पॉजिटिव जो होते हैं, धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं, जिनको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, इनका भी क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जाएगा। कितने तरीके से किया जाएगा? दो तरीके से किया जाएगा। कौन कौन सा? दो क्या तीन तरीके से करेंगे। देखिए कौन कौन सा। पहला तो हम करेंगे अभाज्य संख्या। क्या करेंगे? अभाज्य संख्या। दूसरा भाज्य संख्या। और तीसरा क्या करेंगे? एक का अलग ही क्लासिफिकेशन होगा। अभाज्य बोले तो प्राइम नंबर, भाज्य बोले तो कंपोजिट नंबर, और वन का तो क्लासिफिकेशन वन ही है। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या है जिसके मैक्सिमम एक ही गुणनखंड हो, एक ही गुणनखंड हो, एक ही गुणनखंड हो। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ। एक को छोड़कर, एक तो सब में होता है, एक को छोड़कर, एक को अगर छोड़ दिया जाए तो केवल और केवल एक ही गुणनखंड वो खुद ही होगा। वो क्या होगा? खुद ही होगा। 2 का क्या होगा? केवल 2 ही होगा, एक तो सब में है। 3 का क्या होगा? 3 ही होगा, एक तो सब में है। 5 का क्या होगा? 5 ही होगा, एक तो सब में है। 7 का 7 ही होगा, और 9 नहीं होगा, 11 होगा, और ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। तो आपने देखा प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? जिसका केवल और केवल एक को अगर लेके कहेंगे तो दो गुणनखंड होंगे, और अगर एक को छोड़ के कहेंगे तो कहेंगे केवल और केवल एक गुणनखंड होगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो उसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं होगा उसको छोड़कर।
उसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं उस पर्टिकुलर संख्या को छोड़कर। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे 4, 4 का 2 भी है और 4 भी है, एक तो है ही है। 6, 8, 9, 10 और ऐसे। तो ये हो गए आपके कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। एक का क्या करें? एक का क्या करें? एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। बोलेंगे सर क्यों? मैंने अभी अभी बोला एक को अगर ले लिया जाए तो 2 होंगे अभाज्य में। क्या होंगे? 2 होंगे अभाज्य में और 2 से अधिक होंगे भाज्य में। बट भाई मेरे एक के पास तो केवल एक ही है, एक के पास केवल एक ही है, 2 तो है ही नहीं, 2 तो है ही नहीं। तो एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। आपसे पूछ लेगा कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे या कितनी अभाज्य गुणनखंडों का छोटा सा संख्या दे देगा, आप उसमें एक भी ले लेते हैं, जबकि एक नहीं होता अभाज्य में। यहाँ आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको बदल लीजिए, इसमें मैक्सिमम 2 ही गुणनखंड हो, मैक्सिमम 2 गुणनखंड हो। क्योंकि आप एक को लेकर पढ़े होंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। जिसके मैक्सिमम 2 हो वो अभाज्य होगा और 2 से अगर ज़्यादा हो जा रहे हैं तो वो भाज्य हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये क्लासिफिकेशन हुई समाप्त। पूर्णांक संख्या को ऋणात्मक, 0 और धनात्मक में बांटा। फिर धनात्मक संख्या को, जिसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, उसको अभाज्य, भाज्य और एक में हमने बांटा। अभाज्य संख्या में हमने देखा कि जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड हो सकें, 2 फैक्टर हो सकें। भाज्य में जिसके 2 से ज़्यादा हो सकें। और एक ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है, क्योंकि इसके पास केवल एक ही गुणनखंड है। ना तो भाज्य वाले कैटेगरी में आ पा रहा है ना तो अभाज्य वाले कैटेगरी में आ पा रहा है। बेचारा अकेले तनहा तनहा सा बैठा है। तो चलिए पूर्णांक देखते हैं। पूर्णांक को दूसरी तरीके से हम बांट सकते हैं सम और विषम में। सम और विषम में। तो सम क्या होता है? जो 2 से कट जाए, 2 से कट जाए, या फिर इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0 हो। 2 से कट जाए या फिर इकाई का अंक 0 हो। ठीक। विषम क्या होगा? जो 2 से ना कटे। विषम क्या होगा? जो 2 से ना कटे। और इकाई का अंक क्या हो सकता है? इसमें 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। इसमें 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है इकाई का अंक। तो आपने देखा कि पूर्णांक को 2 तरीके से। अब कहेंगे सर 0 क्या है? आप कहेंगे सर 0 क्या है? तो मैं बोलूँगा भाई 0 एक सम संख्या है। 0 क्या है? एक सम संख्या है। बोलेंगे कैसे? तो देखिए कैसे। मैं कह रहा हूं कि जब भी हम सम संख्या की सीरीज लिखते हैं तो प्रत्येक दूसरी संख्या के बाद मेरी सम संख्या आती है। प्रत्येक दूसरी संख्या सम होती है और प्रत्येक दूसरी संख्या विषम होती है विषम के बाद की। तो अगर मैं कहूं कि मेरी 6 एक सम संख्या है, अगली क्या होगी 8, अगली क्या होगी 10, अगली क्या होगी 12, ऐसे सम संख्या होगी। इसके पीछे क्या रहेगी 4, इसके पीछे क्या रहेगी 2, इसके पीछे क्या रहेगा 0, इसके पीछे क्या रहेगा -2। तो आप कहेंगे अगर मैं जो को नहीं मानूं, 0 को मैं कह रहा हूं कि नहीं है सम संख्या, तो क्या ये सीरीज पूरी हो रही है? 2 के पहले तो -2 आ जा रहा है, तो 4 का डिफरेंस हो जा रहा है, जबकि 2 ही के डिफरेंस में मुझे मिलना चाहिए। 2 ही के डिफरेंस में मुझे सम संख्या मिलनी चाहिए। ये सीरीज पूरी नहीं हो रही है। इसलिए 0 क्या है? एक सम संख्या है, क्योंकि वो सम संख्या के सीरीज में आ रही है। तो इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। नोट 0 एक सम संख्या है। क्या है? 0 एक सम संख्या है। तो आपने इसको समझा होगा और काफ़ी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश भी की है।
स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इस स्लाइड में आपको 4 तरीके की संख्या दिख रही हैं। सापेक्ष अभाज्य संख्या, रिलेटिवली प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर और एक परफेक्ट नंबर करके है। ये 4 नंबर आप पढ़ने के बाद में नंबर सिस्टम का पूरी तरह से क्लासिफिकेशन स्वाहा। इसके बाद क्या चलेगा? जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ जाएगी, यही चलेगा। देखिए, चलिए आइए, सापेक्ष अभाज्य संख्या क्या है? दो ऐसी संख्याओं का समूह, दो संख्याओं का समूह कोई भी संख्या हो जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो, वही हो जाएंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर, आपस में प्राइम हो जाएंगी। कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं? सोचिए जरा। वो संख्या हो सकती हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, 3 ले लीजिए और 10 ले लीजिए, HCF 1 हो जाएगा। कोई दूसरी संख्या ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 14 ले लीजिए, ये भी हो गया, HCF 1 है। क्या मैंने बोला? कोई भी संख्याओं का एक समूह जिसका HCF 1 हो तो वो क्या हो जाएगी? रिलेटिवली प्राइम नंबर हो जाएगी। आइए और दिखाते हैं आपको। पहले जुड़वा देख लेते हैं। जुड़वा प्राइम नंबर क्या होगा? ट्विन प्राइम नंबर क्या होगा? ट्विन प्राइम नंबर उन अभाज्य संख्याओं का समूह, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्याओं का समूह, संख्याओं का समूह जिनके बीच में 2 का अंतर हो, 2 का अंतर हो। उन अभाज्य संख्याओं का समूह जिनके बीच में 2 का अंतर हो। तो कौन कौन सी हो सकती हैं? 3 5 हो सकती है कि नहीं हो सकती है? 11 13 हो सकती हैं। अरे हो सकती हैं कि नहीं भाई? बोलो हाँ या ना। हो सकती हैं। 17 19 देख लीजिए, ये भी हो सकती हैं। ये हो गई ट्विन प्राइम नंबर। अब है सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर। क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये तो आसान है, सब जानते हैं। अभाज्य संख्याओं का समूह ही क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। कोई भी अभाज्य संख्या लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, 11 13 लिख लीजिए, 17 19 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, 23 लिख लीजिए, 29 लिख लीजिए, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर हो जाएंगे। अगला क्या है? परफेक्ट नंबर। क्या है? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं कि जिनका अगर हम सारा का सारा गुणनखंड निकाल लें, क्या करें? जिनका सारा का सारा गुणनखंड निकाल लें। अब उन सारे गुणनखंडों को अगर हम जोड़ दें तो वही संख्या मुझे मिल जाए, लेकिन उस संख्या को छोड़कर, जरा सोच सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, देखिएगा। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, उस संख्या के बराबर हो, उस संख्या के बराबर हो, ब्रैकेट में उस संख्या को छोड़कर, उस संख्या को छोड़कर, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उसी संख्या के बराबर हो जाए, बल्कि जबकि उस संख्या को मुझे नहीं लेना है कि फिर 6 योग ले लूंगा, तो फिर कैसे आएगा भाई? वो नहीं आएगा ना, चीज को ध्यान दीजिएगा। तो मैं वो चीज दिखाना चाहता हूं, जैसे आपकी एक संख्या हो जा रही है 6,
क्या हो जा रही है 6। 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। मैंने कहा वो संख्या नहीं लेनी है तो 6 नहीं लेनी है। तो क्या क्या बचा, 3, 2 और 1, इनका सम क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 1 बराबर 6। क्या हो जाएगा 6। तो 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगला परफेक्ट नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिख के अगर बता देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने वीडियो को पूरा देखा है और आपको काफ़ी मज़ा आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करके। अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि मार्केट में नए टीचर आ गए हैं जो आपको बेसिक से समझाएंगे और ऐसा आपको कोई नहीं समझाने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, सलामत रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।